अस्सलाम स्टूडेंट, वेलकम टू द वीडियो सीरीज़ ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। इस वीडियो के अंदर हम अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियो में हमने डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग कंप्लीट किया। नाउ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स बेसिकली क्या है, यहाँ पर मैं कहूँगा कि जब आप प्रैक्टिकल डेबिट क्रेडिट स्टार्ट करेंगे तो देयर आर सम कॉन्सेप्ट, देयर आर सम प्रिंसिपल्स विच यू शुड बी वेल अवेयर बिफोर स्टार्ट डूइंग प्रैक्टिकल। यानी डेबिट क्रेडिट करने से पहले चीज़ कुछ कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करना है एट योर लेवल, इनिशियल स्टेज, एट वेरी बेसिक लेवल। अगर उस पर बात करते हैं तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज़ सेपरेट बिजनेस एंटिटी, द सेकेंड वन इज़ डबल एंट्री प्रिंसिपल, ठीक है। देन इसी तरीके से थर्ड इज़ पीरियोडिक कॉन्सेप्ट, देन फोर्थ इज़ मेटेलिटी एंड देयर आर ऑल्सो सम अदर, बट वो फ्यूचर वीडियोस में या जब साथ साथ ज़रूरत पड़ेगी, लाइक प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न, हिस्टोरिकल कॉस्ट, वो एट द टाइम ऑफ रेस्पेक्टिव चैप्टर्स उसको हम कवर कर रहे होंगे। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम सेपरेट बिजनेस एंटिटी। सेपरेट बिजनेस एंटिटी का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? सेपरेट बिजनेस एंटिटी का कॉन्सेप्ट ये कहता है इट स्टेट्स दैट द ट्रांजैक्शन एसोसिएटेड विद अ बिजनेस मस्ट बी सेपरेटली रिकॉर्डेड फ्रॉम दोज ऑफ इट्स ओनर और अदर बिजनेसेस, डूइंग सो रिक्वायर द यूज ऑफ सेपरेट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन। अब इस पूरी सेंटेंस की बात का मतलब क्या निकलता है, इसको बहुत सिंपल मैं कहूँ तो मैं यहाँ पर इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ कि अज्यूम business as an imaginary पर्सन। एक आर्टिफिशियल पर्सन अज्यूम करें, सही है, एक आर्टिफिशियल पर्सन अज्यूम करें कि एक जीता जागता इंसान है। बिजनेस एक क्या, एक जीता जागता इंसान है, ठीक है। अच्छा, तो एज एन आर्टिफिशियल पर्सन के तौर पे अज्यूम करेंगे और सिचुएशन क्या रहे होंगे, हम कहेंगे भाई बिजनेस सेपरेट है और ऑनर सेपरेट है। बिजनेस सेपरेट है और ऑनर सेपरेट है। ये भी एक पर्सन है, ठीक है, ये भी एक पर्सन है, ठीक है, और ऑनर भी एक पर्सन है। हम एक इमेजिनरी पर्सन एज्यूम करेंगे कि बिजनेस सेपरेट पर्सन के तौर पे है और ऑनर सेपरेट पर्सन के तौर पे है। अब इसको हम प्रैक्टिकली डेबिट क्रेडिट पर्सपेक्टिव में रिपीट करेंगे, लेकिन इस बात का मतलब क्या है? इफ़ आई एम सेइंग, सपोज करें, अज्यूम करें कि मैं बिजनेस हूँ, ठीक है, थोड़ी देर के लिए एक इमेजिनरी पर्सन अज्यूम करने की बात करें और आप क्या हैं, ओनर हैं। अज्यूम योर सेल्फ एज एन ओनर और माई सेल्फ एज एन बिजनेस। तो अगर ओनर ये कहता है कि इन्वेस्टेड ₹100,000 इनटू बिजनेस, ठीक है, ऑनर ये कह रहा है, ऑनर कि मैंने बिज़नेस में 1,00,000 रुपए इन्वेस्ट किए। तो बिज़नेस का पॉइंट ऑफ व्यू क्या होगा? बिज़नेस का पॉइंट ऑफ व्यू होगा कि उससे 1,00,000 रुपए मिल रहे हैं, रिसीव हो रहे हैं। लेकिन ओनर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या होगा? उसके पास से 1,00,000 जा रहे हैं। तो ये एक इवेंट है, ये एक ट्रांजैक्शन है, ये एक सिचुएशन है, ये एक एक्टिविटी है जिसके अंदर रुपये पैसा इन्वॉल्व हो रहा होगा। और आपको याद होगा पिछली जितनी भी डेफिनेशन अकाउंटिंग में क्या कर रहे होते हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शन, लेन देन का मामला। तो यहाँ पर हमारे पास ये लेन देन का मामला क्या है? लेन देन का मामला ये है कि ऑनर ने इन्वेस्ट किए हैं बिज़नेस में 1,00,000 रुपये, तो बिज़नेस के पास 1,00,000 रुपये आए, ठीक है। तो बिज़नेस ये कहेगा कि मुझे ओनर ने 1,00,000 रुपये दिए हैं, तो मुझे वापस भी करने हैं। कितने वापस करने हैं? ओनर को 1,00,000 रुपये। यानी बिज़नेस कहेगा कि मुझे पेएबल टू ओनर 1,00,000 रुपये है और रिसीव क्या हुआ है? 1,00,000 रुपये रिसीव हुए हैं, ठीक है। अच्छा, अब उस 1,00,000 रुपये से वो ख़रीदारी करता है, चीज़ें खरीदने जाता है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, बिज़नेस एक इमेजिनरी पर्सन है, उसके लिए डिसीजन कौन ले रहा होगा? ओनर। ओनर कहता है ठीक है भाई, 70,000 की चीज़ें खरीद ली बिज़नेस के लिए, उसे पैसे 10,000 रुपये उसने अपने घर के लिए, होम या पर्सनल यूज़ के लिए कुछ रकम खरीद ली, तो टेक्निकली उसने 80,000 रुपये यूज़ किए। तो बिज़नेस का रिएक्शन क्या होगा? भाई मैंने आपको जो 1,00,000 रुपये देने थे उसमें से आपने 70,000 की चीज़ें तो मुझे दी, गुड्स या आइटम, ठीक है,
और बाकी बचे 20,000 रुपये कैश मौजूद है। तो ये जो 10,000 रुपये आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए लेके गए हैं वो अब मैं आपको नहीं दूंगा। अब मेरा आपसे पेएबल कितना रह गया, मैं अब आपको सिर्फ़ और सिर्फ 90,000 रुपये दूंगा। अब मैं आपको कितने दूंगा, 90,000। इसका मतलब ये 10,000 जो पर्सनल यूज़ के लिए रकम निकाला है ये किसका हिसाब है, ऑनर का पर्सनल ज़ाती खर्चा है। ठीक है, उसका बिज़नेस से कोई ताल्लुक़ नहीं है, उसका कारोबार से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसी तरीके से अगर पैसे कम पड़ जाते, फॉर एग्ज़ाम्पल पैसे कम पड़ जाते, ओनर अपनी जेब से बिज़नेस के लिए 1,20,000 रुपये की चीज़ें ख़रीद के आता, तो क्या आप बिज़नेस 1 लाख कहता, नहीं, अब वो कहता कि भाई पेएबल 1,20,000 है, एक्स्ट्रा पे कर रहा होता। तो सेपरेट बिजनेस एंटिटी के अंदर हमें क्या करना होता है, बिज़नेस को एक इमेजनरी पर्सन अज्यूम करना होता है, ओनर को एक इमेजनरी पर्सन अज्यूम करना होता है। ठीक है, सो ये कॉन्सेप्ट था। इसके बाद हम दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ जाते हैं विच इज़ डबल एंट्री प्रिंसिपल। अच्छा, डबल एंट्री प्रिंसिपल के बारे में कि एक बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है कि हर चीज़ 2 दफ़ा लिखनी है। सही है, हर चीज़ 2 दफ़ा लिखनी है। कैसे लिखनी है, और 2 दफ़ा अब लिखनी है तो 2 दफ़ा कैसे लिखनी है, इसको देखते हैं। एक दफ़ा क्या करना है, डेबिट करना है, और एक दफ़ा क्या करना है, क्रेडिट करना है। डुअल एस्पेक्ट भी कहा जाता है। ठीक है, डुअल एस्पेक्ट। अच्छा, अब वो कैसे करना है, इसके लिए एग्जांपल से बात करते हैं। ठीक है, 10 लिखना था 10 लिखा, 10 लिखना था 10 लिखा, 20 लिखना था 20 लिखा, 20 लिखना था 20 लिखा, 30 लिखना था 30 लिखा, 30 लिखना था 30 लिखा, कहीं और 2 डिफरेंट बुक्स में 10 हो रही होंगी। 40 लिखना था 40 लिखा, 40 लिखा, मुझे 45 लिखना था तो यहाँ पर तो 45 हुआ। ठीक है, लेकिन यहाँ पर गलती से बाय मिस्टेक 45 के बजाय 54 टाइप हो गया। तो अब अगर मैं इसका टोटल करता हूँ तो सर ये आ रहा है 145, इसका टोटल करते हैं 1 कितना आ रहा है 154, कि टोटल मैच है, नहीं है। तो इसका मतलब 2 दफ़ा लिखने का है वी कैन मिनिमाइज, हम अपनी गलतियाँ कम से कम कर सकते हैं। वी कैन मिनिमाइज अवर एरर्स। में ये नहीं कह रहा ख़त्म हो जाएंगी, इस कॉन्सेप्ट से सर नहीं ख़त्म हो जाएंगे, स्टिल 2 दफ़ा लिखने के बावजूद भी एरर्स होंगे, लेकिन समहाउ अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक हो जाती है, इन्वेस्टिगेट करने में आसानी होगी। भाई इस तारीख को सेम है, कोई मसला नहीं है, तारीख को कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। हाँ, इस तारीख में कुछ गड़बड़ है, यहाँ पे कुछ हो रहे, यहाँ पे कुछ हो रहे। जब इन्वेस्टिगेट करे थर्ड पर्सन ने तो उसने बोला भाई यार ये 54 है 45 है, ये देखना पड़ेगा। पर्ची निकाली, डेट देखी, तो आइडेंटिफाई हुआ कि भाई ये 54 वाला रॉन्ग था और 45 वाला सही था, तो उसकी करेक्शन। तो किसी हद तक गलतियाँ कम होती हैं डबल एंट्री प्रिंसिपल से। और जब हम ये प्रैक्टिकल करेंगे तो आप देखेंगे कि एक दफ़ा हम डेबिट कर रहे हैं, एक दफ़ा क्रेडिट कर रहे हैं। ऑफकोर्स इनिशियल लेवल पे डेबिट क्रेडिट साथ कर रहा होगा तो आमने सामने नज़र आना चाहिए, लेकिन जब ये डेबिट क्रेडिट सेपरेट होगा एट एडवांस ऑपरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उस वक्त आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, प्रैक्टिकल अकाउंटिंग में, रियल लाइफ अकाउंटिंग के अंदर आप अपनी गलतियाँ किसी हद तक डिटेक्ट कर सकते हैं, ख़त्म हो जाएंगी। देन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इस पीरियोडिक कॉन्सेप्ट। पीरियोडिक कॉन्सेप्ट क्या कहता है, अब ये पूरी कहानी है, ये पढ़ लीजिएगा अगर आप पैराग्राफ लिखना चाहें। सही है, इसको मैं सिंप्लीफाई करूँगा, कारोबार का नफ़ा व नुकसान, सही है, एक ख़ास अरसे के बाद निकालना है, एक ख़ास अरसे के बाद निकालना है। ठीक है, अच्छा, अब वो ख़ास अरसा, वो पीरियड कुछ भी हो सकता है। इट मे बी मंथ, इट मे बी क्वार्टर, इट मे बी ईयर। एक साल भी हो सकता है, एनुअल भी हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है, ईयर भी हो सकता है। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये मौजूद है। एनुअल भी हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है, मंथली भी हो सकता है। यानी हम रोज़ के रोज़ प्रॉफिट लॉस के चक्कर में नहीं बैठेंगे। यानी प्रैक्टिकली पॉइंट ऑफ से अगर हम बात करते हैं, भाई एक चीज़ मैंने 100 रुपये की खरीदी, 20 रुपये 120 रुपये की बेची, तो 20 रुपये का प्रॉफिट अपन तो नज़र आ रहा होगा, लेकिन इस 20 रुपये को आप डेबिट क्रेडिट करने नहीं बैठेंगे। हम 100 को डेबिट क्रेडिट करेंगे, हम 120 को डेबिट क्रेडिट करेंगे, हम 20 को नहीं करेंगे, क्योंकि हो सकता है हमने 80 रुपये की चीज़, सही है, 70 में बेची, अभी कस्टमर बना रहे हैं, मार्केटिंग बिल्डअप कर रहे हैं, बाद में फ्यूचर में प्रॉफिट से एडजस्ट हो जाएगा। तो एक्यूमुलेट एक ग्रुप, एक पीरियड के वक्त प्रॉफिट एंड लॉस का कंसर्न किया जाएगा।
रोज़ के रोज़ इनकम स्टेटमेंट या बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस के चक्कर में आप नहीं बैठते। क्यों? क्योंकि ऑनगोइंग एक्टिविटी का इफेक्ट रहेगा। अब मिसाल के तौर पे एक दुकान पे रश लगी है, वहाँ पे कस्टमर आ रहा है, आप उससे पैसे कलेक्ट करें, उसको सामान दें। अब आप ये हिसाब करने बैठेंगे कि मुझे इस पर कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है। प्रॉफिट एंड लॉस ऑनगोइंग एक्टिविटीज़ पे नहीं निकाला जाता, वो पूरे महीने का या पूरे साल का या पूरे हफ्ते का या पूरे क्वार्टर का, 3-4 महीने का एक साथ निकाला जाएगा। सही है। डेली बेसिस पे आप बाइंग एंड सेलिंग डे टू डे एक्टिविटी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस निकालना या पूरी बिज़नेस की सिचुएशन फाइनलाइज करना कि बिज़नेस का पूरा हिसाब किताब टोटल, सही है, तो वो हम एक ख़ास अरसे के बाद करते हैं। और वो नॉर्मली क्या होता है, एनुअल होता है आपके को लेवल पे, ठीक है। अच्छा, फिर इसी तरीके से कॉन्सेप्ट है मेटेलिटी का। मेटेलिटी का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि भाई हम नेट इम्पैक्ट को इग्नोर कर देते हैं। इसको मैं एग्जांपल से डिस्कस कर लेता हूँ। एग्जांपल से क्या मुराद है? मेटेलिटी का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि एनीथिंग विच इज़ सिग्निफिकेंट इनफ विच कैन चेंज द डिसीजन ऑफ इकोनॉमिक यूज़र, ठीक है। इस जुमले को आप देख सकते हैं, ऐसी इन्फॉर्मेशन, सही है, जो कि डिसीजन चेंज कर दे उस बंदे का, तो वो मटेरियल इन्फॉर्मेशन है, उसका ट्रीटमेंट सेपरेट होगा। इसको एग्जांपल से बात करते हैं। सपोज़ करें आपने एक हाउस बाई किया, ठीक है, कितने का? सिर्फ 50 लाख का, 5 मिलियन का हाउस बाई किया, 50 लाख रुपए का घर खरीद लिया। 50 लाख का घर खरीदने के बाद 2 पॉसिबिलिटी है, सही है, बाय अ हाउस। अच्छा, मैं अभी अकाउंटिंग बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से एक जेनरिक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि मटेरियल 50 लाख का घर खरीदने के बाद मालूम पड़ा यार इसमें 5,000 रुपये का खर्चा है, सही है, थोड़ी सी एक छोटी सी चीज़ टूट गई है, उसको रिपेयर करवाना है, 5,000 का खर्चा है। तो ये एक इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, ये भी इन्फॉर्मेशन है। अच्छा, यहाँ पे अब दूसरी सिचुएशन क्या है? 50 लाख का घर खरीदा, मालूम पड़ा यार इसमें 5 लाख रुपए का खर्चा है, ठीक है, ये भी एक इन्फॉर्मेशन है। अब इन दोनों में से डिसीशन बाय करना, डिसीशन ऑफ बाइंग, घर खरीदने का जो डिसीशन है वो किस पे चेंज हो जाता? क्या इस पे इम्पैक्ट होता? नो चेंज। आप बोलते हैं यार जितना तो समझ में आता है, क्यों, बहुत छोटा सा खर्चा है। लेकिन इट माइट बी पॉसिबल कि अगर आपको ये 5 लाख का खर्चा मालूम होता तो यू मे नॉट बाय। ये एक सिचुएशन है ना कि भाई 50 लाख का घर खरीद रहे हैं, उस पर 5 लाख का खर्चा करवाना पड़ेगा। अगर ये बात पहले से मालूम हो जाती तो शायद हम घर खरीदते ही नहीं। तो मेटेरियलिटी का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? मेटेरियलिटी का कॉन्सेप्ट कहता है कि दिस इंफॉर्मेशन इज़ मटेरियल इंफॉर्मेशन, ठीक है, इसका स्पेशल ट्रीटमेंट होगा, स्पेसिफिक ट्रीटमेंट होगा, उसको फॉलो करेंगे। जबकि ये इमटेरियल इंफॉर्मेशन है, क्योंकि इससे डिसीजन चेंज नहीं हो रहा, इसका कोई भी ट्रीटमेंट इररिस्पेक्टिव, सही है, इसको रिकॉर्ड तो करेंगे, ऐसा नहीं है इसको डेबिट क्रेडिट नहीं करेंगे और इसका डेबिट क्रेडिट भी नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। डेबिट क्रेडिट दोनों का होगा, इसका भी होगा, लेकिन इसका एज पर रूल्स होगा। इसमें हम ऊपर नीचे कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल है, इसमें आप जो भी करना चाहें कर सकते हैं। बेसिकली आप आगे जाके जो अकाउंटिंग 2 के नाम से डेप्रिसिएशन में अगर बात करते हैं कि फ़िक्स असेट से हम बाई करते हैं, ये फ़िक्स असेट बाई हाउस करना आता है, तो इसमें इसका ट्रीटमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा, इसका ट्रीटमेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगा। लेकिन ये डिसीजन पे इम्पैक्ट नहीं डाल रहा, ये डिसीजन पे इम्पैक्ट डाल रहा है, तो इसके ट्रीटमेंट मेटेरियलिटी का कॉन्सेप्ट ये कहता है। तो इस तरीके से और भी बहुत से कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी उस वक्त हम कवर करते रहेंगे। तो हमने एक बेसिक लेवल पे 4 कॉन्सेप्ट्स कवर किए, और वो चारों कॉन्सेप्ट्स क्या थे? सेपरेट बिजनेस एंटिटी, डबल एंट्री प्रिंसिपल, पीरियोडिक कॉन्सेप्ट, मेटेरियलिटी, सही है। ये क्या कहता है, इसको सम अप करते हैं, घर अलग, कारोबार अलग, सही है। अज्यूम बिजनेस, मैंने बच्चा हर चीज़ 2 दफ़ा लिखें, हर आइटम, हर ट्रांजेक्शन 2 दफ़ा लिखें। एक दफ़ा डेबिट करना है, एक दफ़ा क्रेडिट करना है। अभी मैंने बताया ही नहीं है डेबिट और क्रेडिट क्या है, ये जब डेबिट क्रेडिट वाला चैप्टर आएगा, चैप्टर 3, उस वक्त डिस्कस करेंगे। फिर पीरियोडिक कॉन्सेप्ट, कारोबार का नफ़ा व नुकसान एक ख़ास अरसे के बाद निकालना है। उमूमन नॉर्मली क्या होता है, 1 साल, ठीक है। और मटेरियल इन्फॉर्मेशन का मतलब ऐसी कोई भी बात, ऐसी मालूमात
जिससे फैसले पर असर पड़े उसका ख़ास ख्याल रखें। उसका ख़ास ख्याल रखें या उसका स्पेशल ट्रीटमेंट है, सही है, उसको इग्नोर नहीं करना। बाकी छोटी मोटी चीज़ों को अप्स एंड डाउन कर सकते हैं, इसके लिए हमें ख़ास ख्याल रखना होता है। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।